तो सरफेस केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक की शुरुआत होती है एड्सॉर्प्शन से, और यही अपना पहला पार्ट है। कल ही बताया था मैंने कि जो अपनी सरफेस केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। पहले पार्ट को कराने में लगते हैं लगभग 2 दिन, दूसरे पार्ट को कराने में लगते हैं 3 दिन, और तीसरे पार्ट को जो सबसे बड़ा पार्ट है उसको कराने में लगते हैं 5 दिन। सही है ना। और इस साल मतलब कि 2020 के लिए सेकंड पार्ट जो था वो कट हो चुका है, और बस अपने पास क्या बचा, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट। तो एनसीईआरटी अगर तुम लोग पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में ध्यान रखना कि तुमको फर्स्ट पार्ट पढ़ना है और थर्ड पार्ट पढ़ना है बस। और फर्स्ट पार्ट में है क्या, फर्स्ट पार्ट में आता है पूरा का पूरा एड्सॉर्प्शन, जो हम लोग आज पढ़ेंगे और कल पढ़ेंगे, बस खत्म एड्सॉर्प्शन। सेकेंड पार्ट जो कट चुका है दैट इज और कैटालाइसिस, मतलब कि कैटलिस्ट की स्टडी, कि कैटलिस्ट कैसे काम करते हैं, क्या काम नहीं करते, कैटलिस्ट क्यों काम करते हैं, कैसे वो स्पीड हो जाते हैं, वो सब था सेकंड पार्ट जो कि कट चुका है इस साल के लिए, पूरा का पूरा रिमूव हो चुका है। और थर्ड पार्ट है कोलॉइड। थर्ड पार्ट क्या है, कोलॉइड, जो हम लोग डीओ वगैरह लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, हमारे घर पे जो पेंट होते हैं पेंट, वो सब कोलॉइड्स हैं। हम जो दूध पीते हैं वो भी कोलॉइड है। तो इन सब के बारे में जानना है हमको थर्ड पार्ट में। तो चैप्टर की पूरी पूरी समरी वही है कि जो हमारे आसपास जो चल रहा है उसके बारे में ही हमको जानना है। सही है ना। तो सबसे पहला पार्ट है अपना एड्सॉर्प्शन, ध्यान से सुनेंगे। और इस चैप्टर में कल ही बताया था प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेंगे, मतलब कि कल पे मत टालना। अगर ये चैप्टर साथ के साथ हो गया तो 3 नंबर तुम्हारे पक्के हैं इस चैप्टर में, वरना ये चैप्टर एंड में नहीं हो सकता। सही है ना। कुछ भी करना, इस चैप्टर को अभी के अभी खत्म कर देना, पढ़ पढ़ा के फिनिश, बस रिवीजन के लिए छोड़ना इस चैप्टर को। अगर तुम सोचोगे तुम एंड में कर लोगे तो चैप्टर नहीं हो पाएगा। सही है ना। अब जरा देखना एड्सॉर्प्शन क्या होता है। एड्सॉर्प्शन बेसिकली होता है सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना कहने का मतलब कि अगर कोई भी एक चीज, जैसे देखिए ये सर्कल है, सर्कल, ये सर्कल है, इस सर्कल के चारों तरफ आके जो ब्लैक डॉट्स हैं चिपक रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, इसके ऊपर चिपक रहे हैं, तो ये क्या बेसिकली सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना मतलब कि जब किसी भी एक सब्सटेंस के ऊपर दूसरा सब्सटेंस आके डिपॉजिट हो जाता है या फिर उसके ऊपर चिपक जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग एड्सॉर्प्शन, ए डी, एड्सॉर्प्शन। सही है ना। एग्जाम्पल, जब तुम लोगों के स्कूल में पहले वो हुआ करते थे ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड के अंदर क्या हुआ करता था कि डस्टर और चौक हुआ करती थी। तो बच्चे क्या करते थे, जब टीचर डस्टर वस्टर से साफ करा, टीचर रख के चली गई, तो बच्चे उसे लेके ना ऐसे हाथ मार मार के ना उसमें से चिपका, मतलब कि उसको उड़ाते थे, चौक के धुएं को उड़ाते थे। तो उसके अंदर होता क्या था कि जो अपना सरफेस था, डस्टर का सरफेस, उसके ऊपर चौक के जो पार्टिकल्स थे, ध्यान से सुन लेंगे, जो डस्टर का सरफेस था उसके ऊपर चौक के पार्टिकल्स क्या होते थे, आगे चिपक जाते थे। डस्टर के सरफेस पे आके चौक के पार्टिकल्स चिपक जाते थे। फिर बच्चे क्या करते थे, उसे उठाते थे और दूसरे के मुंह पे और क्या कहते हैं बालों में, अलग अलग जगह बेसिकली बेसिकली डस्टर मार रहे होते थे। सही है ना। तो वही क्या था, एड्सॉर्प्शन था। और अगर वहीं पे ही तुम उस डस्टर को लो, डस्टर बोलो तो फॉर्म, डस्टर किसका बना हुआ था, फॉर्म का लो, तुम उस फॉर्म को उठाओ और पानी में घोल दो। पानी में घोल दो मतलब कि पानी में डाल दो, तो पानी क्या होगा, डस्टर के अंदर चला जाएगा। पानी क्या होगा, उस फॉर्म के अंदर चला जाएगा। तो कहने का मतलब एक जगह पे तो चौक केवल सरफेस पे थी, बिल्कुल सरफेस पे आगे चिपकी थी, लेकिन जो पानी है वो क्या चला गया, डस्टर के अंदर चला गया। कहने का मतलब फॉर्म के अंदर चला गया पानी। तो इसी फिनोमिना को, इसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन। जैसे नीचे वाली इमेज देखो, एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि ये केवल क्या है, ये सरफेस है और सरफेस के ऊपर आके चिपक रहे हैं, मॉलिक्यूल जो है सरफेस के ऊपर आके चिपक रहे हैं। लेकिन एब्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है, एब्सॉर्प्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस के अंदर जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है, कहा जा रहे हैं, सरफेस के अंदर जा रहे हैं। और अंदर जो होता है मतलब कि अंदर क्या है, बेसिकली अंदर क्या है कि यहाँ कंसेंट्रेशन हाई है, अंदर क्या है, कंसेंट्रेशन हाई है, तो उसको कहते हैं हम लोग बल्क। क्या कहते हैं इसे, हम लोग बल्क कहते हैं। तो बस यही अंतर होता है एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में, और यही डेफिनेशन है एड्सॉर्प्शन की। देखना जरा क्या क्या रखा है, द एक्यूमुलेशन और कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क, कि बल्क में जाने की बजाय कहां हो जाए, कंसेंट्रेशन सरफेस पे हो जाए, तो उसे कहते हैं हम लोग एड्सॉर्प्शन। सही है बच्चे। एड्सॉर्प्शन सिंपल सी बात, एक सरफेस फिनोमेना है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स केवल सरफेस पे रहते हैं, बल्क में नहीं जाते। और जो सरफेस है अपना, मतलब कि डस्टर, डस्टर जो क्या था, डस्टर था,
डस्टर का नाम होता है एडजॉर्बेंट। डस्टर का नाम क्या होता है? एडजॉर्बेंट। और वहीं पर ही जो चौक है, मतलब कि जो आके चिपक रही है, उसका नाम होता है एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट, ध्यान रखेंगे, जो चीज आके चिपक रही है उसका नाम होएगा एडजॉर्बेट, और जिस पर चिपक रही है उसका नाम क्या होएगा? एडजॉर्बेंट। देख लो जरा, पढ़ लो, इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूलर स्पीशीज और सब्सटेंस विच कंसंट्रेट्स और एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस इज टर्म्ड एडजॉर्बेट। जो सरफेस पे आके चिपकती है उन्हें कहते हैं एडजॉर्बेट। एंड द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच द एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस, मतलब कि जिस सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होता है उसे कहते हैं हम लोग एड्सॉर्बेंट कहते हैं। अब एग्जांपल तुमको मैंने बताई दिए, बहुत सारे एग्जांपल, और मैंने तुम्हें न्यूज भी पढ़वा दी, सही है ना। और कुछ एग्जांपल यहाँ पे भी दे रखे हैं। एक एग्जांपल बहुत अच्छा है यहाँ पर, चीनी का। अब चीनी एग्जांपल पहले सुन लो है क्या। बेसिकली जब भी हमारी फैक्ट्री के अंदर शुगर बनती है, तो जो शुगर होती है ना वो बिल्कुल काले रंग की होती है, मतलब कि उसके अंदर इतनी ज्यादा इंप्योरिटीज होती हैं कि उसका जो कलर होता है वो व्हाइट नहीं होता, कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो हम उस चीनी को पास कराते हैं, कहां से पास कराते हैं? चारकोल पे से पास कराते हैं। जो अपने पास शुगर है उसको हम लोग पास कराते हैं चारकोल पे से, सही है ना। जो ये चारकोल है वो शुगर के अंदर की सारी जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज मतलब कि जो उसके अंदर कलर्ड सब्सटेंस है, उसको कर लेगा अपने सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? उसको अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेगा। तो बस हमारी जो चीनी है उसमें से रंग गायब हो जाएगा और हमारी चीनी कैसे हो जाएगी? एकदम सफेद हो जाएगी, सही है ना। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्वा सोल्यूशन ऑफ रो शुगर व्हेन पास ओवर द बेड ऑफ एनिमल चारकोल, सही है ना। क्या करा हमने? चारकोल पे से उसको पास करा दिया। बिकम्स कलरलेस एज दी कलरिंग सब्सटेंस आर एब्सॉर्ब्ड बाय दी चारकोल। वो कैसी हो जाएगी? कलरलेस हो जाएगी। कलरलेस मतलब कि एकदम प्योर व्हाइट हो जाएगी वो, क्योंकि जो कलर्ड सब्सटेंस है वो किसने एब्सॉर्ब कर लिया? चारकोल ने एब्सॉर्ब कर लिया। और ऐसी यही सेकेंड वाला एग्जांपल है कि जो सिलिका जेल होती है, सिलिका जेल, सिलिका जेल क्या करती है? बेसिकली सिलिका जेल एप्लीकेशन भी होती है लैब में ना, जो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट होंगे, जब भी टीचर पूछ सकता है वाइवा के अंदर कि सिलिका जेल का काम क्या होता है, लेबोरेटरी में सिलिका जेल क्या काम आती है, तो सिलिका जेल काम आती है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को हटाने में। मतलब कि अगर मेरे को कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है जिसके अंदर पानी का खतरा है कि आसपास अगर पानी होगा तो एक्सपेरिमेंट में दिक्कत हो जाएगी, तो उस टाइम पर सिलिका जेल काम में लेते हैं। क्योंकि सिलिका जेल क्या करती है? सारे के सारे जो एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, उनको अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेती है। एड्सॉर्ब मतलब कि बस अपने सरफेस पे रोक लेती है। तो इसी वजह से जो आसपास का पानी होता है वो सारा का सारा गायब हो जाता है। तो सिलिका जेल पानी को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेती है, तो वो भी क्या है? एक एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना है। और जो मैंने तुम्हें न्यूज पढ़वाई, न्यूज क्या पढ़वाई कि फैमिली रात को कोल वाली वो रख के सो गई, और सोने के बाद सुबह उठ के देखा पूरी की पूरी फैमिली खत्म। तो वो कैसे हुआ था? क्योंकि जो कोल होता है ना, कोल, जो कोल होता है, पहली बात तो जब हमारा कोल जलता है तो कोल जलने पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है। और वहीं पर ही जो जला हुआ कोल होता है वो बहुत ही बढ़िया एड्सॉर्बेंट की तरह काम करता है ऑक्सीजन के लिए। कहने का मतलब जितने भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हवा में प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे? कोल के सरफेस पे आके चिपक जाएंगे। जितनी भी ऑक्सीजन थी वो सारी की सारी कहाँ गई? कोल ने एब्सॉर्ब कर ली, और जो अपनी कार्बन मोनोऑक्साइड थी वो रिलीज कर दी। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है पॉइजनस, और रात को हीटर चला के सो गए और सुबह उठ के निकल लिए। फिर कहते हैं केमिस्ट्री वाले सर ने बताया नहीं, सही है ना। बचपन में केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है इसी वजह से कि अपने रात को हीटर बंद कर दो, जब आप सोओगे तो हीटर बंद करके सोइए, अंगीठी बंद कर दीजिए, वरना तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी और ऑक्सीजन सारी हो जाएगी गायब। क्योंकि कोल क्या है? बहुत ही बढ़िया एब्सॉर्बेंट है, सही है। टॉपिक समझ में आया? नहीं है? डिफरेंशिएट वही है जो अभी बताया कि एड्सॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस पे होता है, ध्यान रखना। एड्सॉर्प्शन कहाँ होता है? सरफेस पे होता है। और जो एब्सॉर्प्शन है वो कहाँ होता है? बल्क में होता है। बल्क मतलब कि अंदर की तरफ, कि अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं जब वो सरफेस पे आएंगे दैट इज नोन एज एड्सॉर्प्शन, और जब वो अंदर चले जाएंगे दैट इज नोन एज एब्सॉर्प्शन। जैसे कि ये इमेज देख लो, सारी सारी इमेज लगी हुई है कि सरफेस पे रहा तो ये क्या हो गया? एड्सॉर्प्शन, और जब अंदर जान लग गए वो क्या हो गया? एब्सॉर्प्शन। सही है बच्चे? बहुत इजी सी बातें हैं। एड्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन। ऐसी नीचे की तरफ है,
तो एक बार रीड कर लेते हैं। इन एड्सॉर्प्शन द सब्सटेंस इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस, कहाँ रहता है, केवल सरफेस पे रहता है। डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस टू द बल्क, कि मतलब कि सरफेस से होते हुए बल्क के अंदर नहीं चला जाता, सही है ना। ऑफ द एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट मतलब कि जो अपना सरफेस है जहां पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है। वाइल इन द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि सब्सटेंस कहाँ चला जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे के पूरे बल्क में। जैसे कि एग्जांपल लिया था मैंने बस एकदम डस्टर वाला एग्जांपल याद रखना कि डस्टर की फॉर्म को जब तुम लोग पानी में डाल दोगे तो पानी उसके अंदर चला जाएगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन जब वही डस्टर टीचर साफ करती है तो चौक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसके सरफेस पर आके अटैच हो जाते हैं, उसके अंदर तक नहीं जा पाते, सही है ना। तो इन अदर वर्ड्स एड्सॉर्प्शन इज द कंसंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट मतलब कि जो जमा हो रहा है, ध्यान रखना, एड्सॉर्बेट मतलब कि जो जमा हो रहा है, एड्सॉर्बेंट मतलब कि जहां पर जमा हो रहा है, सही है ना। concentration of the adsorbate increases only at the surface of adsorbent while in the absorption में क्या होता है, the concentration uniform throughout the bulk of the solid, मतलब कि पूरे के पूरे बल्क के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सही है। नेक्स्ट टर्म सोरप्शन। अब यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बस सिंगल मार्क्स में, 3 मार्क्स में से 1 मार्क्स तो तुम्हारे डेफिनेशन का जाएगा। कहते हैं कि सिंपल डेफिनेशन आएगी कि डिफाइन सोरप्शन। सोरप्शन क्या होता है कि जब दोनों होते हैं, दोनों का मतलब एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन, जब दोनों साथ साथ होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोरप्शन कहते हैं। जब एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों साथ साथ होते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग सोरप्शन। ध्यान रखना, सिंगल आंसर क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन सोरप्शन। और नेक्स्ट में क्या क्या रखा है, डिसॉर्प्शन मतलब कि डिसऑप्शन। डिसऑप्शन क्या होता है कि जब चौक के मॉलिक्यूल्स, ध्यान देना जरा, टीचर ने जब ब्लैक बोर्ड साफ करा तो उस टाइम पर चौक के मॉलिक्यूल्स कहां गए, डस्टर के सरफेस पे आ गए, उसे कहते हैं हम लोग एड्सॉर्प्शन। और जब बच्चा वही डस्टर को किसी के मुंह पे मारेगा तो वो क्या आएगा, डिसऑप्शन। कहने का मतलब जब हमारे पास जो एड्सॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे एड्सॉर्बेंट में से हट जाते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग डिसऑप्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एट एड्सॉर्बेट सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एब्सॉर्ब्ड, मतलब कि जब हम लोग सरफेस पे से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को हटाएंगे, एड्सॉर्प्शन का उल्टा करेंगे, उसे कहते हैं हम लोग डिसऑप्शन कहते हैं, सही है। अगर देखना नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि एड्सॉर्प्शन होता कैसे है। सिंपल सी बात कि जब तुम्हारे पास क्या था, डस्टर, तो तुम्हारा डस्टर जाना पहचाना तुम्हारा स्कूल का डस्टर, सही है ना, डस्टर था तुम्हारे पास। तो उस टाइम पर जब चौक के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर आके अटैच होंगे, जब चौक के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर आके क्या होंगे, अटैच होंगे, तो चौक के बीच में और सरफेस के बीच में क्या होंगे, वीक वेंडरवॉल फोर्सेस होंगी। चौक के बीच में और सरफेस के बीच में क्या होगी, वीक वेंडरवॉल फोर्सेस होंगी। तो बस वही वीक वंडरवाल फोर्सेस की वजह से जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस पे आके चिपक जाते हैं और एड्सॉर्प्शन हो जाता है, सही है बच्चे। इनसाइड द एड्सॉर्बेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन, अरे सब बेकार की बात है, बस एनसीईआरटी की बात है इसलिए से लिख दी है मैंने, इसकी जरूरत है नहीं इतनी, सही है ना। बस ध्यान रखना सिंपल सी बात कि मैकेनिज्म क्या होता है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं जो सरफेस पे आके अटैच हो जाते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आ जाती है, उसी अट्रैक्टिव फोर्स के पैदा होने की वजह से एड्सॉर्प्शन होता है। जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा था ना, फिजिक्स में कोहेसिव और एडेसिव फोर्स, बस वही है पूरा का पूरा मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म में तेरे को जानने लायक है नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब जरा ये खासियत है, अच्छा सा जरा देखना, सिंपल डायग्राम समझो, डायग्राम से इन दोनों डायग्राम्स में फर्क किसी को पता चल रहा है, इन दोनों ऊपर वाले डायग्राम्स में कोई फर्क बताना चाहे, जरा देखना, बिल्कुल सही बताया। फर्क इसके अंदर यही है कि जो सेकंड वाले थे, जो सेकंड वाला अपना डायग्राम है उसके अंदर ये बॉन्ड्स बने हुए हैं, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो सरफेस है उनके बीच में एक बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब कि केमिकल बॉन्ड है, बात समझ रहे हो, इनके बीच में क्या है, केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन जो फर्स्ट वाली इमेज है, फर्स्ट वाली इमेज के अंदर क्या है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, केवल और केवल क्या है, वीक वेंडरवॉल फोर्सेस हैं, सही है ना। सबको पता है वीक वेंडरवॉल फोर्सेस क्या होती हैं, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं हम लोग कि वीक वेंडरवॉल फोर्सेस क्या होती हैं, सबसे वीकेस्ट टाइप ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो बस जब भी मॉलिक्यूल्स के बीच में और सरफेस के बीच में क्या हो,
वीकेस्ट टाइप ऑफ अट्रैक्शन हो, दैट मींस वीक वंडरवॉल फोर्सेस हो, तो उसको कहते हैं हम लोग फिजिकल एड्सॉर्प्शन। क्या कहते हैं उसे हम लोग? फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन वहीं पर ही अगर हमारे पास क्या बन जाए? केमिकल बॉन्ड बन जाए। क्या बन जाए हमारे पास? केमिकल बॉन्ड्स बन जाए। तो केमिकल बॉन्ड से बन जाते हैं तो उसका नाम क्या होता है? केमिकल एड्सॉर्प्शन नाम पड़ जाता है। बात समझ में आ गई? केमिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में फर्क क्या होता है कि एक में केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, एक में केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहे। कोई बताएगा इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा होएगा? सिंपल सी बात, बिल्कुल सही बताया कि केमिकल एड्सॉर्प्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन ज्यादा स्टेबल होगा। सही है बच्चे, केमिकल एड्सॉर्प्शन को तोड़ना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर क्या है? बॉन्ड है, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन उसी के उल्टे साइड में वीक वंडरवॉल फोर्सेस है। वीक वंडरवॉल फोर्सेस को कुछ एनर्जी देनी पड़ती, बहुत जल्दी से बनती है और बहुत जल्दी से ब्रेक हो जाती है। सही है ना? एग्जाम्पल का एग्जाम्पल तुम्हारा सिंपल, ठंडे पानी का गिलास जो तुम्हारे टेबल पे रखा होगा। ठंडे पानी का गिलास पे क्या होता है? उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तुम उन्हें साफ करो, साफ साफ कर दो, आसानी से साफ हो जाएंगे, तुम्हें कोई दम नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद दोबारा आ जाएंगे। साफ करो फिर दोबारा आ जाएंगे, साफ करो फिर दोबारा आ जाएंगे। कहने का मतलब ये क्या चल रहे हैं? ये रिवर्सिबल है। क्या ये बार बार हो रहे हैं? रिवर्सिबल है ये। सही है बच्चे, मतलब कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो क्या होता है? रिवर्स फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है अपना? रिवर्सिबल होता है। और वहीं पे उसके उल्टा जो अपना केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। सही है बच्चे, केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है अपना? इरिवर्सिबल होता है। तो ये इनकी बस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक बार इसे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। if the accumulation of gases on the surface of the solid occurs on account of weak van der Waals forces, the absorption is termed as physical adsorption। सही है बच्चे, जब इसके अंदर weak van der Waals forces बनती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहते हैं। सही है ना? दूसरा नाम क्या है इसका? फिजिक्स ऑप्शन। दूसरा नाम क्या है इसका? फिजिक्स ऑप्शन। और अगर हम बात करें केमिकल एड्सॉर्प्शन की, कि जब हमारे पास क्या बनते हैं? केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। केमिकल बॉन्ड मतलब कि सिंपल सी बात, अट्रैक्शन जिनके अंदर बॉन्ड्स हमको दिखते हैं, तो उसके अंदर क्या होएगा? उसका नाम होएगा केमिकल एड्सॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। सही है ना? कुछ भी चीज आ सकती है डिफरेंशिएट करने के लिए। केमिकल एब्सॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिफरेंशिएट बताओ, या फिर फिजिक्स ऑप्शन और केमिसॉर्प्शन में डिफरेंशिएट बताओ। सही है ना? और जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर पे चेंज हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लिखा हुआ है बेसिकली कि अगर हमारे पास टेम्परेचर जो तुम उसको हाई कर दोगे, सही है ना, वो किस में चेंज हो जाएगा? केमिकल एड्सॉर्प्शन में चेंज हो जाएगा। कि अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन है तो टेम्परेचर लो है, तुम उसको टेम्परेचर बढ़ा दो तो किस में जाएगा? केमिकल एड्सॉर्प्शन में जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास बॉन्ड बन जाएंगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अब जरा देखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन, यहां से देखना जरा। यह है मेन टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। जहां से हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट में छोड़ा था वहां से शुरू करते हैं। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर तुम्हें पता है वंडर वॉल फोर्सेस बनती है, वीक वंडर वॉल फोर्सेस। सिंपल सा फंडा। तो मतलब कि वीक वंडर वॉल फोर्सेस किसी के साथ भी बन सकती हैं। कहने का मतलब कोई सरफेस एड्सॉर्प्शन कर सकता है और कोई भी एड्सॉर्बेट उसी के ऊपर आके चिपक सकता है। मतलब कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के अंदर कोई सिमिलरिटी हो, डिफरेंस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब कि हमारे पास जो वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं वो कहीं पर भी बन सकती हैं, दैट आर यूनिवर्सल इन नेचर, सो दैट देयर इज लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। कोई स्पेसिफिक कंपाउंड नहीं बनाते, मतलब कि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती फिजिकल एड्सॉर्प्शन करने के लिए। फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऐसे ही हो जाता है। सही है ना? ये था अपना पहला पॉइंट, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। देन रिवर्सिबल, कल बता दिया था कि हमारे पास अगर कोई पानी का गिलास है, पानी के गिलास के आसपास अगर कोई वेपर मॉलिक्यूल्स आके जमा हुए हैं, तुम उनको हटा दो दोबारा आ जाएंगे, दोबारा हटा दो दोबारा आ जाएंगे। दैट मींस दे आर रिवर्सिबल नेचर। सही बच्चे, ध्यान रखना कैसे होते हैं? रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। और थर्ड पॉइंट दोनों में कॉमन है, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। मतलब कि अगर तुम एड्सॉर्बेंट, मतलब कि अगर तुम सरफेस बढ़ा दोगे जिस पे एड्सॉर्प्शन होना है, तो सिंपल सी बात, एड्सॉर्प्शन क्या होएगा? ज्यादा होएगा। सही है बच्चे, कि अगर तुम्हारे पास एड्सॉर्बेंट का एरिया बढ़ जाएगा, तुम्हारे पास सरफेस इंक्रीज हो जाएगा, तो तुम्हारा जो एड्सॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा।
ये था मेरे पास थर्ड पॉइंट, बहुत सिंपल सा। फोर्थ, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। एंथैल्पी बोले तो कि कितनी एनर्जी मेरे को चाहिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन करने में। और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में होता है क्या है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होती है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। तो इनको कुछ भी एनर्जी नहीं चाहिए, मतलब कि मात्र 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। सही है। इनकी फिजिकल एड्सॉर्प्शन की एंथैल्पी कितनी होती है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल, क्योंकि इनके बीच में क्या होती है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। वीक वंडरवॉल फोर्सेस को कोई एनर्जी नहीं चाहिए। देन लास्ट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बनते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखना जरा। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट क्या कहते हैं, इसके अंदर बताया जाता है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट के अंदर कि जो अपनी गैसेज हैं, जो अपनी गैसेज हैं, ऐसी गैसेस जो इजीली लिक्विफिएबल हो, ऐसी गैसेस जो इजीली लिक्विफिएबल हो, या फिर जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई हो। सही है ना बच्चे, या फिर जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई हो, ऐसी गैसेस जो इजीली लिक्विफिएबल हो, या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई हो, वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। The gases which is easily liquefiable and high critical temperature can be absorbed easily। और फिर उसके बाद क्यों, क्योंकि इनके अंदर वंडरवॉल फोर्सेस क्या बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 630, और मिथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 190। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा वो जल्दी एब्जॉर्ब होएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज्यादा, क्रिटिकल टेम्परेचर सल्फर डाइऑक्साइड का ज्यादा, तो सल्फर डाइऑक्साइड बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। सही है ना। ये 5 पॉइंट थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन के। सबसे पहला स्पेसिफिसिटी, कि इनको कोई भी हाईली स्पेसिफिक नेचर की नहीं होती, यूनिवर्सल होती हैं। वंडरवॉल फोर्सेस कैसी होती है, यूनिवर्सल, किसी के साथ ही बन जाती हैं। दूसरा पॉइंट, रिवर्सिबल नेचर, मतलब कि तुम एक बार हटा दोगे दोबारा हो जाएंगे, हटा दोगे दोबारा से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। देन थर्ड, सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होएगा एड्सॉर्बेंट का, उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होएगा। एंड देन फोर्थ, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि इनको बनाने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, तो ये बहुत ही ज्यादा कम एनर्जी में बन जाते हैं। दैट इज फ्रॉम 20 टू 40 जूल किलो जूल पर मोल। सही है ना, 20 से 40 किलो जूल पर मोल की एनर्जी ही चाहिए होती है वीक वंडरवॉल फोर्सेस बनाने के लिए। एंड देन लास्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज लिक्विफिएबल वाला पॉइंट। कहने का मतलब कि अगर जो भी गैस है वो इजीली लिक्विफिएबल हो, या फिर उसका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर हो। क्रिटिकल टेम्परेचर जिनको नहीं पता, जानने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना बस, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो, या फिर जो इजीली लिक्विफिएबल हो। लिक्विफिएबल पढ़ा था हमने किसके अंदर, सॉल्यूशन चैप्टर में, जब मैंने पढ़ाया था कि इवेपोरेशन हो रहा है और ऊपर जाके लिक्विफिकेशन हो रहा है। जब तुमने पानी को उबाला था और पानी को उबालने के बाद तुमने ऊपर क्या रख दी थी, प्लेट ढक दी थी, तो नीचे से हो रहा था इवेपोरेशन, ऊपर से हो रहा था लिक्विफिकेशन। तो भैया लिक्विफिकेशन की जो गैस इजीली लिक्विफाई होती है, लिक्विफाई मतलब कि जो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो, वो गैस जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये थे 5 पॉइंट फिजिकल एब्जॉर्प्शन के। देन नेक्स्ट, केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल में देखना जरा, सबसे पहला हाई स्पेसिफिसिटी, कहने का मतलब कि इसके अंदर बनने होते हैं बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड उन्हीं के बीच में बनते हैं जो कि सेम सेम होते हैं। मतलब कि जैसे अगर मैं तुमसे कहूं Na है और Cl है, Na और Cl के बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि Na एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सिंपल सा फंडा। अब अगर कोई तुमसे कहे कि सोडियम में और मैग्नीशियम में केमिकल बॉन्ड बनाइए, नहीं बनने के। क्यों नहीं बनने के, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, काय का केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए 2 स्पेसिफिक नेचर के कंपाउंड को जुड़ना जरूरी है। तो इसका मतलब अगर केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, दैट इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, कि ये किसी किसी के साथ ही बनती हैं। ओनली अकर इफ देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कि अगर केमिकल बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है तभी केमिकल एब्जॉर्प्शन होएगा, वरना नहीं होएगा। देन सेकंड इज रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी बोले तो कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल नहीं होती, इट इज इररिवर्सिबिलिटी। एर आना यहाँ पे, इररिवर्सिबिलिटी। सही है बच्चे, ध्यान रखना, इट इज इररिवर्सिबिलिटी, कि हमारे पास अगर एक बार केमिकल एब्जॉर्प्शन हो गया और तुमने उसको हटा दिया, सही है ना, एक बार केमिकल एब्जॉर्प्शन हो गया और तुमने उसको हटा दिया, देन उसको दोबारा से करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे तुमने फिजिकल एब्जॉर्प्शन में देखा था कि बार बार तुम उसे पानी को हटा रहे थे दोबारा आ रहा था, पानी को हटा रहे दोबारा आ रहा था, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता। एक बार बॉन्ड टूट जाते हैं तो उनको जोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सही है। देन नेक्स्ट, सरफेस एरिया सेम है।
सरफेस एरिया सेम कैसे कि हमको पता है कि जैसे जैसे हम लोग एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होएगा, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होएगा। जैसे जैसे एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होएगा। सही है ना, सिंपल सा फंडा। देन लास्ट एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि अगर मेरे को केमिकल बॉन्ड बनाने हैं तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी या लेनी पड़ेगी। सही है ना, बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। और कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 80 से लेकर 240 किलो जूल पर मोल। ध्यान रखना फिजिकल एब्जॉर्प्शन में 20 टू 40, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में 20 टू 40 क्योंकि वीक वंडरवॉल फोर्सेस बनती हैं। केमिकल एब्जॉर्प्शन में 82 टू 40, क्यों, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनते हैं और केमिकल बॉन्ड बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। सही है, सिंपल से 4-4 5-5 पॉइंट समझ में आ गए। अब देखते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन। दैट मींस डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन और केमिस ऑप्शन। बिल्कुल जो बातें अभी बताई हैं 5-5 4-4 पॉइंट वही लिखे हैं बस डिस्क्राइब कर करके। सही है ना, और पेपर में पूछे जाते हैं, पेपर में पूछा जाएगा 2 या 3 मार्क्स में, तो ध्यान रखना बस एक एक 2-2 पॉइंट ध्यान रखना। जैसे सबसे पहला पॉइंट, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में वंडर वॉल फोर्सेज होती हैं, केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड होते हैं। सही है बच्चे, फिजिकल एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता, केमिकल एब्जॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है। एंड देन फिजिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल बोले तो अगर तुम्हारे पास पानी का गिलास है, ठंडे पानी का गिलास है, तो उसके ऊपर आसपास पानी जम जाएगा, हटा दो दोबारा जम जाएगा, हटा दो दोबारा जम जाएगा। सही है ना, इट इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन। बट केमिकल एब्जॉर्प्शन में बनते हैं केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स अगर एक बार टूट जाते हैं दोबारा बनाने मुश्किल होते हैं। सही है, तो दैट इज और केमिकल एब्जॉर्प्शन। देन फोर्थ पॉइंट क्या रखा है हमारे को, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैसेस, मतलब कि वही गैस वाला फंडा कि अगर लिक्विफेबल है तो बहुत जल्दी से फिजिकल एब्जॉर्प्शन होएगा। चलिए तो देखिए, तो बेसिकली हम लोगों ने फोर्थ पॉइंट तक कर लिए थे। फोर्थ पॉइंट के अंदर बताने वाला था कि अपनी जो गैसेस होती हैं दैट आर इजीली लिक्विफेबल और जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर को डिनोट करते हैं टीसी से, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो क्या होती हैं, बहुत जल्दी से एड्सॉर्ब हो जाती हैं। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में भी होता है। केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या आएगा, जो गैसेस जल्दी से बॉन्ड बना लेंगी, जो गैसेस जल्दी से बॉन्ड बना लेंगी वो जल्दी एड्सॉर्ब हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि मेरे को क्या बनाना है, केमिकल बॉन्ड बनाना है। सिंपल सा फंडा, दैट गैसेस व्हिच कैन इजीली मेक बॉन्ड्स इज इजीली लिक्विफेबल, देन ओ इजीली एड्सॉर्ब। सही है ना। देन फिफ्थ पॉइंट, 20 टू 40 किलो जूल पर मोल, 82 टू 40 किलो जूल पर मोल, मतलब कि एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होती है क्योंकि वन डर वाल फोर्सेस बन रही होती है, और इसके अंदर एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर क्या बनते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। देन सिक्स पॉइंट, इसके अंदर लो टेम्परेचर चाहिए होता है। लो टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है, क्योंकि जो वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं वो बहुत कम टेम्परेचर पे, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे बन जाती हैं। वीक वंडरवॉल फोर्सेस रूम टेम्परेचर पे ही बन जाती हैं। और अगर तुम टेम्परेचर हाई कर दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो उससे क्या होगा, जो वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो टूटनी शुरू हो जाएंगी और जो अपना एब्जॉर्प्शन है वो खत्म होने लग जाएगा। ध्यान रखना, वीक वंडरवॉल फोर्सेस रूम टेम्परेचर बन जाती हैं और अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो फिर क्या होएगा, एब्जॉर्प्शन कम होने लग जाएगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन घटने लग जाएगा। देन सिक्स पॉइंट, इसके अंदर हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है, क्योंकि अगर मेरे को केमिकल बॉन्ड बनाना है तो टेम्परेचर देना पड़ेगा। सही है ना। देन सेवेंथ, नो, ये भी सेवेंथ पॉइंट होल्ड पर डालते हैं जरा। सेवेंथ पॉइंट बताऊंगा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी तुमने पढ़ी है ना, एक्टिवेशन एनर्जी के पहले कंसेप्ट करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, देन उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा पॉइंट। एट पॉइंट देखेंगे, एट पॉइंट क्या रखा है कि एरिया पे डिपेंड करती है, जैसे तुम लोग एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। केमिकल में भी सेम है, एरिया बढ़ाओगे एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। देन नाइन, कि इसके अंदर क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन जाती है। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर मतलब कि एक के ऊपर एक लेयर बनानी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हमारे को कोई बॉन्ड्स नहीं बनाने, वीक वंडरवॉल बॉन्ड्स बनाने हैं या फिर वीक वंडरवॉल फोर्स अप्लाई करनी है। बट लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यूनिमोलिकुलर होता है। यूनिमोलिकुलर मतलब कि केवल एक ही लेयर बनती है। एक लेयर क्यों बनती है, क्योंकि अगर कोई मॉलिक्यूल आएगा उनने बॉन्ड बना लिया, दूसरा मॉलिक्यूल आया उनने बॉन्ड बना लिया, तीसरा मॉलिक्यूल आया उसने बॉन्ड बना लिया, और जब पूरी की पूरी एक लेयर फिल हो गई देन जो दूसरे बॉन्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो आके सरफेस से बॉन्ड नहीं बना सकते। सही है ना बच्चे, तो ध्यान रखना इसके अंदर यूनिमोलिकुलर होता है।
तो ये था पूरा का पूरा फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंशिएशन। सही है ना? बस इनमें से 4 से 5 पॉइंट याद रख लेना, ऊपर वाले ज्यादा जरूरी है, जिसके अंदर हमारे को बताया गया है एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, लीकेजेबल, रिवर्सेबल, नॉन रिवर्सेबल, और स्पेसिफिक नेचर, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। सही है ना? 7 पॉइंट होल्ड पे डालेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारे सिलेबस में है नहीं शायद से इस साल के लिए, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ना तुमने 3rd चैप्टर में पढ़ी ना 4th में पढ़ी। सही है ना? तो इसलिए अगर आगे कभी पढ़ाने का मौका मिलेगा तब इस पॉइंट को बता दूंगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी तुमको पता ही नहीं अभी तक होती क्या है। सही है ना?